तो 2019 में फाइनली जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया या हटाया गया, तब लद्दाख ने इतना धूमधाम से सेलिब्रेशन किया था और उन्होंने होर्डिंग्स लगाए थे कि दिस इज आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। दे वर वेरी हैप्पी। बट राइट नाउ, इनफैक्ट अभी फिलहाल न्यूज़ में चल रही है ये चीज़, बट पिछले 1-1.5 साल पुरानी बात है ये, कि लद्दाख इज़ वेरी अनहैप्पी नाउ। एंड द रीज़न इज़ लद्दाख का इकोसिस्टम और क्लाइमेट जो होता है ना, जो उस जगह को यूनिकनेस देता है, अलग बनाता है, वो पूरा का पूरा धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रहा है। एंड nobody is doing anything about it. हम क्यों ऐसे बोलें कि गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? ऑल्दो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है, बट nobody else as well. जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या कोई भी वहाँ पर जाके किसी भी तरीके से क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है, इवन टूरिस्ट्स, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, बट बड़ी जिम्मेदारी बनती है ऑब्वियसली गवर्नमेंट की। अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, इनका नाम है, एनी गेसेस? सोनम वांगचुक। बट बहुत सारे लोगों को ये इस तरीके से नहीं पता होगा। बहुत सारे लोगों को पता है कैसे याद होगा? 3 इडियट्स देखी है? 3 इडियट्स में रैंचो द स्मार्ट गाय, जो आमिर खान का कैरेक्टर था, जिनका नाम था एक्चुअली में फुनसुक वांगडू, वो जो पूरा कैरेक्टर है दैट इज बेस्ड ऑन दिस गाय सोनम वांगचुक। जो पूरा आमिर खान ने प्ले किया है ना, दैट इज एक्चुअली दिस पर्सन्स लाइफ। अब लोगों को लग रहा है इन्होंने भूख हड़ताल अभी करना शुरू की है, लेकिन इन्होंने पिछले साल, 1 साल पहले 26 जनवरी को ना सरकार से परमिशन मांगी थी कि 5 दिन की भूख हड़ताल वो लद्दाख के हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे, ये नहीं कि मैं अपने घर में कंफर्टेबली कंबल ओढ़ के भूख हड़ताल करूंगा, नहीं, लद्दाख में जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, मतलब कि जहां तक गाड़ी जा सकती है, हाईएस्ट पॉइंट, वहां पर जाकर वो भूख हड़ताल या हंगर स्ट्राइक करना चाह रहे थे, जिसका एक्चुअली में अगर हम टेक्निकली सही चीज़ बोलें तो इट्स कॉल्ड क्लाइमेट फास्ट। गवर्नमेंट को उन्होंने परमिशन, अब भाई बहुत पढ़े लिखे इंसान, एजुकेशनिस्ट एंड इंजीनियर, NIT ग्रेजुएट, साइंटिफिक ब्रेन, अमेजिंग, तो वो ना इलीगल चीज़ तो करेंगे नहीं, तो उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजी कि मैं 26 जनवरी को 5 दिन का ये करने का परमिशन मांग रहा हूँ, प्लीज़ गिव मी परमिशन। सीधा रिटर्न में आई पुलिस की गाड़ी, क्योंकि ऑल्दो आपका राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन अगर आप इस टाइप के क्लाइमेट कंडीशंस में जाके राइट कर रहे हो अपना प्रैक्टिस, कि वहां आप भूखे भी रहोगे और सब जीरो टेम्परेचर्स में, तो आप मर ही जाओगे, मतलब इट्स अ फॉर्म ऑफ सुसाइड। अब एक तरफ आपका राइट प्रोटेक्ट करना कि यार प्रोटेस्ट करना आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू लाइफ भी है और उसमें सुसाइड करना अलाउड नहीं है। तो द गवर्नमेंट, उनका पॉइंट क्या था, हमने इसलिए रोका क्योंकि ऑल्दो आपका राइट है प्रोटेस्ट करना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी सुसाइड कर लोगे प्रोटेस्ट के नाम पे। उस टाइम पे उनकी हंगर स्ट्राइक रोक दी गई। फाइनली आज से ठीक 21 दिन पहले इन्होंने वापस से हंगर स्ट्राइक चालू की, और इनके साथ आज के डेट में 2000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। इनका क्या कहना है, एंड हंगर स्ट्राइक मतलब एकदम टोटल, सिर्फ ही इज सर्वाइविंग ऑन वाटर एंड सॉल्ट अलोन, पानी और नमक, क्योंकि बॉडी में नमक की कमी हो जाए तो बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती है, एंड पानी के बिना इंसान ज़्यादा दिन जिंदा रह नहीं सकता। अच्छा, इसके ऊपर फिर मैंने ना थोड़ा रिसर्च करने का ट्राई किया कि हंगर स्ट्राइक या भूख हड़ताल जो होती है वो कब तक इंसान को जिंदा रख सकती है। तो अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जो थोड़े ओबीस लोग होते हैं, जिनके पास फैट स्टोर्ड होता है, वो थोड़ा लंबा जिंदा रह जाता है। मेरे जैसे लोग 1 आध हफ्ता, शायद अगले हफ्ते सीधा हॉस्पिटल, बाकी मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। बट जनरल व्यू ये है कि 55 से 60 डेज तक हंगर स्ट्राइक करके आप जिंदा रह सकते हो, बट वो 55 दिन के बाद फिर आप बच भी नहीं पाओगे, इतने दिन कर ली तो आज फाइनली अभी कुछ देर पहले न्यूज़ आई थी कि ही हैज़ बिकम वेरी वीक। 21वां दिन है उनका हंगर स्ट्राइक का, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे, तो ही हैज़ बिकम वेरी वीक। तो अब ये क्या करने वाले, ये रिले करने वाले, जैसे रिले रेस होती है ना कि जाके पास ऑन किया फिर वहाँ से दूसरा भाग रहा है, तो ये इस तरीके से रिले करेंगे। यंगस्टर्स, मॉन्क्स जो वहाँ लद्दाख में होते हैं, ये लोग दे आर गोइंग टू टेक ओवर द हंगर स्ट्राइक। और जब ही सेड कि व्हेन आई एम वेल अगेन, जब मैं बेटर फील करने लगूंगा और थोड़ा बहुत हेल्थ मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, तो मैं खुद से वापस आई विल स्टार्ट ऑन द हंगर स्ट्राइक। अब कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा
इतना डेडिकेटेड एंड बिलोंगिंग टू लद्दाख कल्चरली एंड एवरीथिंग, वो इतना ज़्यादा एफर्ट ले रहा है, तो कुछ तो रीज़न उसका ऐसा होगा कि सुनने लायक, कुछ तो ऐसा रीज़न होगा कि यार इतना दिमाग वाला इंसान कि उसके ऊपर पूरी मूवी बनाई गई है जिसके लोग हज़ारों में फैंस हैं, इवन आउटसाइड इंडिया। इतना ज़्यादा फेमस हुई, तुम लोगों को याद है रैंचो नाम से, रणछोड़ दास और फुनसुक वांगडू तो लोगों को पता ही नहीं है कि कौन थे, बट एक्सट्रीमली फेमस मूवी, उनसे आज भी हम लाइफ एग्जाम्पल्स ड्रॉ करते हैं। ऐसा इंसान अगर हंगर स्ट्राइक कर रहा है तो कोई तो ठोस रीज़न होगा उसके पीछे। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो कि ये ठोस रीज़न क्या है। तो जब 2019 में लद्दाख को कौन सा स्टेटस मिला था, एनी आइडिया? जब जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट हुआ करता था, 370 हटा के लद्दाख को अलग से अपना यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया। बहुत ही अच्छी बात, थिंग ऑफ सेलिब्रेशन। लेकिन ये यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करने के बाद अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो कोई पॉइंट है नहीं। अच्छा, यहाँ पे लोकलाइट्स का कहना पता है क्या है? इनफैक्ट ही वॉज द वॉइस ऑफ लोकलाइट्स। ऐसा नहीं है कि अपने बलबूते पे कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, ही इज द वॉइस। ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ के लोगों का, कलेक्टिवली ये मानना है, तभी 2000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए। आने वाले टाइम में ये मार्च करने वाले हैं, एक रैली करने वाले हैं जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। 10,000। लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है नहीं, मतलब 10,000 लोग आ रहे हैं, मतलब कुछ जेन्युइन कंसर्न होगा, है ना? तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी हमने बात स्टार्ट की थी कि व्हाट माइट बी द कंसर्न, एक जो मुझे बहुत ही हटके बात लगी वो ये थी, इनके इंटरव्यू से मैंने पढ़ा था कि ही इज सेइंग कि आप इमेजिन करो मार्स प्लैनेट होता है ना, मार्स पे जो पॉलिसीज बनेंगी, जो लॉ लगेगा, वो कोई लखनऊ वाला इंसान जाके बना रहा है। समझ में आई थोड़ी बहुत बात? लद्दाख में क्या हो रहा है, जो कमिश्नर्स हैं जो अपॉइंट होके जा रहे हैं, वहां उनके खुद के लोग नहीं है, वो कहीं और से यूपीएससी देते हैं ऑल ओवर द कंट्री। कमिश्नर्स जो अपॉइंट होके जा रहे हैं वो कहीं और से ही बिलोंग करते हैं ज्योग्राफिकली। लद्दाख पूरे इंडिया से, वैसे पूरा इंडिया ही बहुत डाइवर्स है, लेकिन कंपैरेटिवली पूरे के पूरे इंडिया से लद्दाख बहुत ही अलग एरिया है, क्लाइमेट वाइज, इकोसिस्टम वाइज, एनिमल्स डाइवर्सिटी जो वहाँ होता है। स्नो लेपर्ड, आपको पूरे इंडिया में स्नो लेपर्ड कहीं देखना है ना, एक हेमिस नेशनल पार्क है लद्दाख, सिर्फ वहाँ मिलेगा आपको, कहीं भी और नहीं मिलेगा स्नो लेपर्ड। याक, बचपन से पढ़ा वाई फॉर याक, सिर्फ लद्दाख। एंड बर्फीले ऐसे स्टेट्स, तो वहाँ इतना अलग है ना कि उनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो दे विल गो एक्सटिंक्ट। तो वहाँ किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है या ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है जो उनका लोकल कल्चर खुद समझे। तो पहली चीज़ उनने ये बोली, और बात करने का तरीका इतना सॉफ्ट, इतना बढ़िया, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि माइक मिल गया अपने हाथ में तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं, नो। इतने बढ़िया तरीके से ही पुट्स हिज पॉइंट अक्रॉस कि जो जिसके अगेंस्ट बोल रहे हो ना, जिसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको भी सुनने का मन करे कि यार भाई कुछ बोल रहा है, एक बार सुन लेते, कितने प्यार से बोल रहा है। तो दिस वॉज हिज फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़ ये थी, वो बोल रहे हैं कि यार आप समझ नहीं रहे हो लद्दाख की सिचुएशन सालों से कैसी है। ऊपर से चाइनीज एग्रेशन नॉर्थ साइड से, नीचे से बड़े बड़े भर भर के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, लैंड अलॉट उनको किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं। आज तक जो चीज़ टच नहीं की गई है, उनका क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा, जिसको एक वर्ड हम यूज़ करते हैं अनप्रिडिक्टेबल। वो क्लाइमेट को आप डिसबैलेंस कर रहे हो बिना सोचे समझे, इंडस्ट्रीज खोल के। पोल्यूशन तो होगा इंडस्ट्रीज खोलेंगी तो, और वहाँ इतनी फ्रेश एयर होती है और इतनी, कुछ पॉइंट्स पे तो इतनी कम ऑक्सीजन लेवल या एयर लेवल होता है कि आपको नहीं पता पोल्यूशन कैसे रिएक्ट करेगा अगर वहाँ पे आप धुआं करोगे या पोल्यूशन करोगे। कैजुअली इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं। दूसरा, जो हमारे और आपके जैसे लोग भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, अनफिल्टर्ड टूरिज्म। टूरिस्ट जाते हैं, और खास तौर पे 2019 के बाद तो ऐसे भर भर के गए हैं कि फाइनली जम्मू कश्मीर वॉज ओपन टू इंडिया, सेफली जा सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अनफिल्टर्ड टूरिज्म, अनफिल्टर्ड मतलब जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, कोई भी तीर्थ जाता है ना, जो थोड़ा ऐसे डेंजरस जगह होती है, वहाँ पे फिल्टर करते हैं कि इतनों को भेजेंगे, अभी इतनों को रोक के रखेंगे। तो ऐसे ही लद्दाख में अनफिल्टर्ड जा रहे हैं, जितनों को जाना भरे जा रहे हैं, वहाँ हैंडल हो पाए ना हो पाए। तीसरा, माइनिंग इंटरेस्ट। बहुत सारे, फाइनली दुनिया के लिए वो जगह खुली तो नेचुरल रिसोर्सेस मिले,
तो खोद के उनको निकालना चाहते हैं। माइनिंग, पैसा इज़ द अल्टीमेट टूल, तो माइनिंग इंटरेस्ट, इन 3 चीज़ों के वजह से ना जहाँ लोकल लैंड है वो इस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट और इन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और जो मैं बोल रही थी ना, इतना प्यारा तरीका है उनके बोलने का। उनने ये नहीं बोला कि ये लोग बिके हुए हैं, गवर्नमेंट ये है वो है। उन्होंने बोला कि आप इमेजिन करो कोई भी और इंसान जो यहाँ का कल्चर नहीं समझता, इस ज़मीन को नहीं समझता, उसको आप हेड बना दे रहे हो, तो वो कैसे डिसीजन लेगा पॉलिसी। हम उसको गधा नहीं बोल रहे, लेकिन उसको आइडिया नहीं है इसका सल्यूशन या वो डिमांड क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट में बैठे हैं बस गाली देने के लिए, उनकी प्रॉपर साफ साफ डिमांड्स हैं। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो वो मांग रहे हैं, दैट इज 6th शेड्यूल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स होते हैं। 6th शेड्यूल जो है वो बात करता है अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। जो ट्राइबल एरियाज होता है ना, जिनका अलग से कल्चर आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, दे आर मोर वल्नरेबल, उनको जिनको अलग से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, वो सब 6th शेड्यूल में। इसमें स्पेसिफिकली स्टेट्स भी मेंशन्ड है 4, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इनको ऑलरेडी 6th शेड्यूल में ऐड किया गया है और इनको प्रोटेक्शन है। अच्छा, यहाँ से वो चीज़ कैसे रिलेटेड है? यहाँ से वो चीज़ ऐसे रिलेटेड है कि अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाता है तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, द लोकल पॉपुलेशन, उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगा। काफ़ी हद तक दे विल हैव अ से इन द डिसीजन मेकिंग। मतलब कल को नई कोई इंडस्ट्री खुलनी है, कोई पावर प्लांट बनना है, कोई डैम बनना है, कुछ भी बनना है, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन का डिसीजन मैटर करेगा। और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो पास से लैंड को जानती है, जो फील कर सकती है उसको, दे आर वन विद द नेचर देयर, वो डिसीजन तो ऐसा ही लेंगे जो वहाँ के फेवर में हो, जो वहाँ का इकोसिस्टम को हिलाए ना। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो उनकी डिमांड है ना, वो ये है कि 6th शेड्यूल में लद्दाख को ऐड किया जाए। अच्छा, 2-3 और छोटी मोटी डिमांड्स हैं बट रिलेटेड टू दिस ओनली। लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं हर स्टेट के, है ना। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मैटर करता है कि किसी स्टेट का कितना रिप्रेजेंटेशन है, उस स्टेट की उतनी प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक पहुंच पाएंगी या देश के सामने जा पाएंगी। लद्दाख या इस एरिया से 1 सीट है। तो इनकी दूसरी डिमांड है कि लेह और कारगिल के लिए भी लोकसभा में सीट्स चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ इस इंसान की, सोनम वांगचुक जिनका नाम है, मुझे अमेजिंग चीज़ ये लगती है कि लॉन्ग टर्म का भी सोल्यूशन दिया है इन्होंने बोला फिलहाल के लिए तो ये कर दो, बट लॉन्ग टर्म के लिए भी हम बताते हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी लद्दाख के लिए भी, ताकि हमारे खुद के लोग ही पढ़ के आगे बढ़ के और हायर पोजीशंस पे जाएं और हमारे इंटरेस्ट को आगे लेकर जाए। और दूसरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर लद्दाखी पीपल। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर सून प्लानिंग 10,000 लोगों से भी ज़्यादा की रैली। तो इफ़ यू बिलीव मी, मुझे आप लोगों का ओपिनियन भी जानना रहेगा, बट इफ़ यू बिलीव मी एंड अगर मुझे बोलना पड़े तो मुझे उनका कॉज जो वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है बट आजकल हाईलाइट में आया है, एंड ऑनेस्टली इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि कोई बड़ा न्यूज़ चैनल इसको कवर नहीं कर रहा है। कोई भी आप बहुत बड़ा मेजर न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, इसकी डेप्थ में जाके ना इसको कवर नहीं कर रहा है, विच इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का बहुत अहम पार्ट है। इंडियन सोल्जर्स का जब जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी 2019 के पहले, लद्दाखी लोगों ने हमेशा ये साथ दिया है। ये बहुत सारे टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन लाकर कि वहाँ से चढ़ते हुए पाए गए, वहाँ से उतरते हुए पाए गए, शेरपा जो करते थे ना, ये बहुत सारे लद्दाख के होते थे। तो इतनी सारी चीज़ें, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। आप अगर उनको ऐसे अनसुना फील कराओगे ना, तो सून दे विल गिव अप, एंड दैट्स नॉट हाउ एनीवन शुड फील। मतलब ये तो कंट्री की बात है, क्लास में भी सोचो, इतने सारे बच्चों की क्लास है, कोई 2 बच्चे क्योंकि पीछे बैठे हैं, किसी अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं, शायद उनकी भाषा इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती, या उस पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन के 2 ही हैं, बाकी सब मेजॉरिटी में है, तो उनकी बात ना सुनी जाए, तो धीरे धीरे करके वो दबे कुचले बोलना ही छोड़ देंगे। और ऐसा नहीं है कि उनका जो बोल रहे हैं वो रीज़न या उसके पीछे का रीज़न वैलिड नहीं है। आज ये जो आवाज़ उठ रही है ना, खासतौर पे क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये आवाज़ें पहले कई सालों पहले भी चीज़ों को लेकर उठ चुकी है। आज जो हम ये डील कर रहे हैं, पूरे दुनिया में साल की 10-10 कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, टाइम निकाल के सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जाके बैठते हैं, कॉप अलग से नाम रखा हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती है कि भैया क्लाइमेट चेंज को लेके क्या करना है। तो जब क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हुआ था ना, जब इफेक्ट्स खराब होने स्टार्ट हुए थे,
तब भी बहुत छोटी माइनॉरिटी लोगों ने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने बोला था कि देखो ये गड़बड़ हो रहा है, देख लो, अभी संभाल लो। लेकिन क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे और क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, उन पे ध्यान नहीं दिया गया, तो आज हम सफ़र कर रहे हैं और सब सफ़र कर रहे हैं। अगर हम अपने लेवल पे देखें, छोटे बड़े लेवल की तो बात छोड़ दो, अपन छोटे लेवल पे देखें तो आप दिल्ली आज रहने चले जाओ या कोई भी मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में इंडिया की उठा लो, मैं बता रही हूँ उस जगह तुम रह के आओगे ना 10 दिन, तुमको जो खांसी शुरू होगी। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर अ ईयर। मैं पास आउट कॉलेज से होने के बाद तुरंत आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। मुझे हमेशा से आदत थी एयर क्वालिटी गुड, वेरी गुड की, जो बचपन से मैं जहाँ बड़ी हुई हूँ और उसके बाद से जहाँ मैं रही हूँ पंजाब में, जहाँ मेरा कॉलेज था NLU पंजाब, एवरीवेयर मैं सो के उठती थी, मैं बालकनी में जाती थी, बाहर लिखा होता था एयर क्वालिटी टॉक्सिक। और अपन कैजुअली देखते हैं, अपने को लगता है सांस तो आ रही है। मैंने भी यही सोचा। 1 महीने में वहाँ रही हूँ, मुझे ऐसी खांसी हुई है कि जब तक फाइनली कोविड आया और 8-9 महीनों बाद मैं दिल्ली से चली नहीं गई, तब तक मेरी खांसी ठीक नहीं हुई। और जो मेरे फ्रेंड्स प्रोलॉन्ग्ड वहाँ पे रहे हैं, उनको इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी हो गई है कि लंग्स में इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस एंड ऑल दैट। दैट्स वेरी नॉर्मल इन सिटीज़ लाइक दिल्ली विच आर वेरी पोल्यूटेड। तो आज हम भुगत रहे हैं। तो ऑनेस्टली व्हाट आई थिंक इज, ये छोटी आवाज़ है, लेकिन आज ये नहीं सुनी ना अगर हमने, तो ये आगे जाके इतनी बड़ी बनेगी कि बड़े बड़े क्लाइमेट चेंजेस और फिर नेचर रिटेलिएट्स। आप नेचर के साथ छेड़खानी करोगे ना तो आप तो इतने से हो। नेचर रिटेलिएट करने पर आई ना, जो कई बार आ चुकी है, अब तो अपन बचेंगे। मतलब धरती ऐसी उल्टी होके एक बार झड़ा देगी इंसानों को, कुछ भी कर सकते हैं ना। एंड नेचर डज, एक हद तक मदर नेचर होती है वो मम्मी को भी गुस्सा आता है तो मम्मी 2 लगा के सुला देती है फिर कि बेटा बहुत हो रहा है तुम्हारा, सर पे चढ़ रहे हो अब तुम। तो दिस आई थिंक इज अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इवन इंडियंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लिसन टू देयर प्लीज। सुने उनकी बात, बाकायदा बैठ के नेगोशिएट करें कि चलो आपको ये दे सकते हैं, ये चीज़ पूरी कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो कॉज है ना वो अल्टीमेटली पूरे इंडिया के लिए, सिर्फ उनके स्टेट के लिए नहीं है। क्लाइमेट चेंज होगा, पूरे इंडिया को अफेक्ट करेगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड कॉज एंड दिस इज गोइंग ऑन राइट नाउ।